बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गई हैं। बेचैन हैं अपने वालिद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। कहती हैं कि मेरा बस नहीं चल रहा, कब त्यारा लंदन में लैंड करे और अपने वालिद से मिलूं। वहां वो कब तक रहेंगी, क्या मसरूफियात होंगी, क्या मियां नवाज शरीफ उनके साथ ही वापस आएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं वो आपस में कर रहे हैं और हम तक कुछ इत्तलात आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वापस आते हैं तो कब तक उनकी वापसी जो है उसका उसकी तवक्को रखनी चाहिए या कब तक उनकी वापसी का इम्कान है। और दूसरा ये कि क्या फैसल वावडा केस जो है उसमें जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जसूर रता बंदयाल ने ताहजात नहली से मुतल्लक आयन के आर्टिकल 62(1)(f को ड्रैकोनियन लॉ कहा है, ऑब्जर्वेशन ही दी है, ज़बानी रिमार्क्स दिए। तो क्या इससे मियां नवाज शरीफ को कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ को कुछ रिलीफ मिलेगा? ताहजात नहली वाला जो मामला है, उनके साथ जितने भी दीगर लोग हैं, क्या उनको कोई फ़ायदा पहुँच सकता है? इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने हिटलर के अंदाज में जो हल्फ लिया है अपने कारकुनों से, वो भी ज़ेर बहस है। उस पे भी थोड़ा-सा मुख्तसर-सा तबसरा करेंगे। लेकिन इससे पहले कल अपने बल्कि यानी कि पिछले इलाग में मैंने ये अर्ज़ किया था आखिर पे कि कुछ अफ़वाहें हैं, बड़ी तेज़ी के साथ फैलाई जा रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शायद मई तक तसी उनको मिल जाए या तसी ले लें या मई तक वही आर्मी चीफ रहें और इसमें ना तसी होगी, ना उनकी नई अपॉइंटमेंट होगी, फिर कैसा होगा? वो जब मैं वीलॉग करने लगा था तो तब मुझे इस्लामाबाद से किसी साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे कहा था कि जनाब इस तरह की अफ़वाहें जहाँ पे हैं, तो उसको बज़ाहिर है फिर तहकीक करनी थी, क्या हुआ क्या नहीं। वो अफ़वाह जो थी, वो मैंने आप तक पहुँचा दी थी और मैंने ये भी कहा था मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये कैसे होगा? तो वो वजह ये है अफ़वाह की, अब मुझे पता ये चला है कि जब वो पेंटागन या अमेरिका के सरकारी दौरा पर गए हैं, तो उसके बाद अफ़वाहों का बाज़ार गर्म हुआ है। वो कहते हैं जनाब देखें जनाब वो जो जाने वाला जनरल है जिसने 1 माह बाद चले जाना है, अपना रिटायर हो जाना है, सुर्खदोश हो जाना है, तो उन्हें पेंटागन क्यों बुलाएगा? उन्हें तो ऐसा जरनैल मुलाकात के लिए या मामला तय करने के लिए चाहिए होता है जिसकी पॉलिसियाँ जो हैं उनमें तसलसल हो, फिर वो आगे जाके 3 साल तक मामलात उसी साहब के साथ करने होते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जनाब ये इनकी एक्सटेंशन होने वाली हो और पेंटागन को पता हो, पेंटागन को पता होवे, पाकिस्तान को ना पता होवे, हैं जी? ये फिर मैंने अपनी जमा तफरीक की, पता-पुता किया इधर-उधर से, वो पता चला कि नहीं, वो जो मामला तय हो चुका है ना कि उन्होंने अपने टाइम पे मैंने इस पे कई भी इलाक़ किए हैं कि उनकी एक्सटेंशन जो है वो ना वो चाहते हैं, ना होनी है। मैंने डीजीएसपीआर का एक बयान भी पुराना, वो आपको वीडियो भी मैंने उसकी वो क्लिप उतना हिस्सा दिखाया था और उन्होंने बताया था जनाब वो नवंबर में 28 न 29 नवंबर को अपना घर चले जाएँगे, रिटायर हो जाएँगे। ना वो लेना चाहते हैं, ना लेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो अब भी वहाँ रावलपिंडी से इत्तला गई है कि यही है। और फिर ताज़ा-तरीन जो खबर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दौरा पे हैं अमेरिका के और वहाँ उन्होंने जो हमारा सफारतखाना है वहाँ जिस तकरीब से खिताब की है, उसके बाद सहाफ़ियों के साथ भी उनकी गपशप हुई है। तो वो पुरअज़्म है। उन्होंने यही कहा है कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, सुखदोष हो जाना है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने जो हमने पॉलिसी बनाई है, फ़ौज ने कि सियासत से दूर रखना है फ़ौज को, वो हमने दूर कर ली है और आइंदा भी ये पॉलिसी जो है, इस पर अमल होता रहेगा। यानी आइंदा भी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो अलग बात है न इमरान खान साहब चाहते हैं कि जनाब ये किसी न किसी अंदाज़ में उनकी बैसाखियाँ-बसुखियाँ बन जाएँ, 2018 वाला काम दोबारा मिल जाए उनको, कोई पैर तल्ला कभी पाँव पड़ते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कहते हैं कि माफ़ नहीं करेंगे, कभी कहते हैं जनाब माफ़ी दे दो। ये सारी बातें चल रही हैं और फिर खान साहब ने जो पेशावर में उन्होंने जनाब हकीकी आज़ादी के लिए, तहरीक के लिए हलफ़ लिया है। जनाब केपी के वज़ीर आला जो हैं, वहाँ उनके वज़ीर आला हाउस में ये तकरीब हुई है जनाब और खान साहब ने हलफ़ लिया है और हलफ़ में कहा जनाब आइन की पासदारी करेंगे, अपने कारकुनों से कहा है।
और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए जनाब जिहाद समझ के, जी हम इसको तहरीक को जिहाद समझेंगे। और जिहाद खान साहब बस अभी इनके इनके जो फ़तवे-फ़ुतवे हैं ना खान साहब के, वो सारे 2 नंबर। तो वो जनाब फिर हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अब खान साहब ने जो हल्फ लिया है, वो नाज़ी अंदाज़ में, जैसे नाज़ी करते थे, वैसे ही ऐसे करके हाथ इन्होंने, वो जैसे हिटलर, आपने देखी होंगी हिटलर की तस्वीरें मुख्तलफ, तो वैसे ही उन्होंने हल्फ लिया है। पाकिस्तान में तो ऐसा रिवाज ही नहीं है। जो हमारे फौजी कैडेट्स वगैरह जब हलफ उठाते हैं तो वो सीधे खड़े होके, अटेंशन जिसको कहते हैं, वो हल्फ लेते हैं। जो हमारे अरकान असम्बली हैं, वो कोई हाथ नहीं खड़ा करते, वो पढ़ रहे होते हैं देख के, दोनों हाथों में उन्होंने अपना हल्फनामा पकड़ा होता है। जजेस भी ऐसे ही करते हैं जो मैंने देखा है। हाँ, कुछ तकरीबात ऐसी होती है जिनमें इज्तिमाई हल्फ होता है, तो वो दायाँ हाथ ऐसे खड़ा करके हल्फ लेते हैं। तो ये खान साहब ने जो स्टाइल अपनाया, खान साहब को हिटलर बनने का ये शौक शुरू से ही है। दूसरी सियासी जमातों को दबाना, उनको ख़त्म करने की कोशिशें करना, उनके लीडरों को, रहनुमाओं को जेलों में डालना, उन पर पाबंदियाँ लगाना, अपनी मर्ज़ी का आइन देना, अपनी जमात की सियासी आमरीयत कायम करना, जो भी हिटलर ने काम किए थे, खान साहब उन्हीं जो कदमों पे, उनके पीछे-पीछे इन्होंने कोशिश की है, लेकिन बस नहीं चला इनका। और फिर हत्ता कि ये कि जैसे जो नाज़ी पार्टी थी, उन्होंने कौमी परचम की जगह अपने परचम लहराए थे और फिर बाद में वही कौमी परचम बना दिया था जर्मनी का। तो वही खान साहब ने अगस्त में जब लाहौर में जलसा किया है, तो जो हमें पाकिस्तान के हवाले से, तो जश्न आज़ादी के हवाले से जब पाकिस्तानी परचम लगे हुए थे, तो इन्होंने वो परचम भी उतार के अपनी पार्टी का परचम लहरा दिए थे। यानी कोई काम खान साहब ने ऐसा किया नहीं, बल्कि ये तो इन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट मुरत्तब करवाई थी कि दुनिया में आमरीयत के हवाले से, सियासी आमरीयत, बड़े-बड़े सियासी, जिसमें इन्होंने पसंद किया था जर्मनी की जो नाज़ी पार्टी है, उसके जो तरीक़ाकार है, उस पे पसंदीदगी का इज़हार खान साहब ने किया। तो ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं, वो आ चुकी हुई हैं कि खान साहब ने एक स्टडी करवाई थी बाकायदा, अपने जो चेले-चांटे हैं, उनसे। तो खान साहब के नज़दीक हलफ़ होता ही तोड़ने के लिए। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे जो हलफ़ उठाया है, उसकी कितनी पासदारी की है। उसमें लिखा हो कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इन्होंने आइन तोड़ा, साइफ़र वाले मामले पे। और उसमें आइन में ये भी है कि मैं जो कौमी राज़ हैं, वो महफ़ूज़ रखूँगा। इन्होंने साइफ़र वाला राज़ अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए ओपन किया और उनका जी डिक्लासिफ़ाई कर दिया हमने। वो फिर उस साइफ़र की बुनियाद पे इन्होंने वो करारदाद मुस्तरद करवाई तहरीक अदम एतमाद वाली और असेंबली तोड़ी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर आइनी काम किया है। ज़ आइन में जो हलफ़ है उसमें है कि अपने ज़ाती मफ़ाद को कौमी मफ़ाद के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दूँगा। इन्होंने अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए जो कुछ भी किया, असेंबली तोड़ी, साइफ़र का इस्तेमाल किया, मुखालफ़िन को दबाया, आइन का अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया, अदालतों, अदारों को सबको इस्तेमाल करने की कोशिश की। यानी इनको अपनी ज़ात के सिवा, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि इनको कुछ और नज़र नहीं आता। ना सिर्फ़ इमरान खान साहब खुद बादिए नज़र में अपने हलफ़ की खिलाफ़ वर्ज़ी करते रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं। इनके जो वुज़रा हैं, वो भी इनसे पीछे नहीं रहे, जो इनके वुज़रा थे। शौकत तरीन वाली जो ऑडियो है, जो वो वज़ीर ख़ज़ाना केपी वाले से और वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब से गुफ्तगू फ़रमा रहे हैं, ताकि किसी तरीके से आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान को ना मिल सके, वो बहाल ना हो सके, तो फिर देख लीजिएगा। और फिर उसपे ढिठाई के साथ डटे भी रहे। ये बात आपके भी इल्म में है, ये सिर्फ़ याद दहानी के लिए मैंने मकसद इसका ज़िक्र किया, यानी कि ये ज़ाती मफ़ाद को तरजीह दे रहे हैं मुल्की मफ़ाद पर, जो कि इनके आइन की सरीहन खिलाफ़ वर्ज़ी है। और आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाते हैं और आइन कोई पामाली के लिए जब अब जो उनके जो तरले मार रहे हैं, न्यूट्रल्स जिनको कहते हैं, अदारे, तो फिर तो वो कि मुझे मेरी मदद करो, इनकी मदद क्यों की? तो वो भी आइन की सरीहन खिलाफ़ वर्ज़ी है। वो तो कह ही नहीं सकते उनको, सियासत में इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते। उनको हलफ़ तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि जनाब अपना हलफ़ तोड़ें, और उनमें बाकायदा हलफ़ में लिखा हो कि सियासत से दूर रखूँगा मैं। फौजी जो हलफ़ उठाते हैं उसमें ये है
کہ हम अपने आप को सियासत से दूर रखेंगे। खान साहब कह रहे हैं सियासत, तुसी भी सलफ तोड़ो। अब ये सलफ वलफ का क्या फ़ायदा, प्रेशर-पुशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है। और राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, आओ जनाब इस्लामाबाद की तरफ, तो तुम आओ तो सही, छुप कर बैठना जाना, इस्लामाबाद से लड़ाई करके दिखाओ, मेरा तुमसे वादा है। तो वो कहते 30,000 बंदा मैंने फ़ोर्सेस का, वो तैयार है इनका वेलकम करने के लिए, और फ़ौज भी आएगी, और अगर फ़ौज आती है तो उसका मतलब आप समझ जाएँ। और इसके जवाब में बड़ा बेहुदा-सा फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, उनको जवाब दिया है, और वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। वो कहते हैं, जनाब अपने कद के मुताबिक बातें किया करें, आप जिस डंडे पर बैठे हैं अंदर-बाहर भी हो सकता है। ये गलीज़ गुफ्तगू है, ये मैं ना एक दौर में ये कहा करता था, चंद एक जो मकबूल लोग थे ना इनमें, समझदार लोग पीटीआई में, मैं फवाद चौधरी के बारे में कहता था कि उनमें इनको शुमार करता था। लेकिन अब उनकी सोहबत में रह के, ये फवाद चौधरी साहब इमरान खान की सोहबत में, और दूसरा ये डिप्रेशन, पीटीआई के बहुत सारे लोग, इमरान खान भी डिप्रेशन में है, ये फवाद चौधरी जैसे जो उनके लोग हैं वो भी डिप्रेशन में है। फवाद चौधरी साहब को आदत थी कश्तियाँ बदलने की। कभी ये दोनों कश्तियों में पैर रख लिया, फिर एक में चढ़ गए, फिर दूसरे में चले गए, जंप किया इधर, जंप किया उधर, कोई पार्टी छोड़ी नहीं। अब फवाद चौधरी साहब इधर पीटीआई की तरफ इतना आगे निकल गए थे कि बाकी और जमातें जो हैं, लीडरान कहते रहते हैं फवाद चौधरी के अंदर मेरा भी कोई ख्याल करो, तो वो दूसरी जमातें अब इनको घास नहीं डाल रहे। सियासी कद इनका कोई इतना है नहीं कि जनाब इनको कोई किसी सियासी जमात की ज़रूरत हो। इवन के इलेक्टेबल भी उस तरह नहीं है, जैसे कि जनूबी पंजाब वाले सियासतदान हैं। तो अब इसलिए ये ज़्यादा मायूसी में, और जिस वो डंडे-शंडे की बात कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, उस डंडे के साथ लिपटने के लिए, उसे पकड़ने के लिए तो खान साहब मरे जा रहे हैं। कभी सदर की मिन्नतें करते हैं कि मेरी गल करवा दो, कभी रिटायर्ड जरनैलों से कहते हैं कि थोड़े बड़े अच्छे तल्लुकात ने उन्हां नाल, मेरी गल करवा दो, वगैरह-वगैरह। अच्छा, अब आते हैं ये फैसल वावड़ा केस। कल से जब से ऑब्जर्वेशन सामने आई है, या रिमार्क्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने आए हैं कि 62(1)(f के तहत जो ताहयात नहली वाला मामला है, वो कहते हैं ये जनाब ड्रैकोनियन लॉ है, बड़ा ज़ालिमाना और काला कानून है। तो फैसल वाडे वाला मामला, और फिर इसके बाद ये बातें शुरू हो गई, जनाब इससे तो मियाँ नवाज़ शरीफ को भी रिलीफ मिल सकता है अगर वो ख़त्म कर दें कि 62(1)(f जो है इसकी तशरीह कर दें कि जनाब इसके साथ ताहयात नहली नहीं होती, एक मरतबा ही होती है। तो फिर तो इससे जितने भी लोग हैं, जहांगीर तरीन समेत, मियाँ नवाज़ शरीफ समेत, सबको इससे फ़ायदा होगा। तो ये क्या वाक़ईतन ऐसा हो सकता है? ये पहले इसका थोड़ा-सा पस मंज़र समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि फैसल वाडा का जो केस है वो ये है कि साबित हो गया कि उन्होंने झूठ बोला, झूठा बयान हल्फ़ी दिया, दोहरी शहरियत थी। उन्होंने अमरीकी शहरियत उन्होंने कहा जी मैंने छोड़ दी है, छोड़ी नहीं थी। फिर जब वो फँसने लगे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनकी अहलियत चैलेंज हुई थी कौमी असम्बली की। तो उन्होंने कौमी असम्बली ही छोड़ दी, वो सीट ही छोड़ दी। तो जनाब हुण मैनू की करोगे तुसीं? और सेनेटर बन गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो केस जारी रखा, और उन्हें सादिक और अमीन ना होना उनका करार दे के उन्हें उन्होंने ताहयात नहल कर दिया 62(1)(f। अब फिर हाई कोर्ट गए उसके खिलाफ, हाई कोर्ट ने बात नहीं सुनी, डिसमिस कर दी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, और उनका केस ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास 62(1)(f के तहत नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। 62(1)(f में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालत डिक्लेयर करे कि ये सादिक और अमीन नहीं है, तो जब तक वो फैसला बरकरार है, वो बंदा नाअहल है, यानी ताहयात नहल है, जब तक फैसला मौजूद है। तो वो कहते हैं जनाब वो सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत नहीं है, इसलिए 62(1)(f का इतलाक नहीं होता फैसल वाडा पर। ये मामला है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब ये तो बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है, और फिर वो इसको बड़ी एहतियात से हम देखेंगे। वैसे हकायक तो वही हैं, हकायक सही हैं जिन तक नतीजा ठीक निकाला है।
इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन 62(1)(f) वाला मामला हम देखेंगे कि लगता है कि नहीं। इससे ये लोगों को ने समझा, आम तासर पैदा हो गया कि लो जी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये ते काला कानून आ, ड्रैकोनियन ला, ते ये अगर खत्म हो जावे, नवे सिरे तो तशरीह हो जावे, तो फिर तो नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाए, नए सिरे से तशरीह हो जाए, ठीक है। लेकिन ये तशरीह का मामला नहीं है, ये इतलाक का मामला है। जो फैसलाबाद वाला केस है वो 62(1)(f) के इतलाक का मामला है, वो तशरीह का मामला नहीं। तशरीह इसकी जो है वो हो चुकी हुई है। स्पेशल बेंच बना था, 5 रुकनी बेंच था, और वो थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उस वक्त के, शेख अजमत सईद साहब, उमर ता बंदियाल साहब खुद, वो राइटर भी हैं उस जजमेंट के, एजाज अल एहसन साहब और सजाद अली शाह साहब जो अब रिटायर हो चुके हैं। ये अप्रैल 2018 में ये फैसला आया था, और ये फरवरी 2018 में ये फैसला महफूज किया था उन्होंने। इसमें नवाज शरीफ को भी नोटिस हुए थे। नवाज शरीफ ने तहरीरी जवाब 3 लाइनों को दे दिया था। उन्होंने कहा जनाब मैं इसमें फरीक नहीं बनना चाहता, अगर मैं बनना भी चाहता तो मैं इस बेंच में शामिल 2 जजों पर एतराज करता, शेख अजमत सईद और एजाज अल एहसन, जिन्होंने मुझे पनामा वाले केस में जिन्होंने नाअहल किया था। बहरहाल उन्होंने अपना एहतजाज एक अच्छे अंदाज में रिकॉर्ड करवा दिया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा था ताहियात नहली ही होती है 62(1)(f) के तहत। अच्छा, जब ये मुकदमा चल रहा था ना, तो एक और प्रोपेगेंडा किया गया था। जो हकीकी पॉलिसी साज है ना इस मुल्क के, असल फैसला करने वाले, वो ये चाहते थे कि इसको जो इस्लामी इक़्तिदार के साथ जोड़ दिया जाए 62(1)(f) को। अगर 62(1)(f) को इस्लामी इक़्तिदार के साथ जोड़ दिया जाता या इस्लामी अहकामात के साथ जोड़ दिया जाता, तो फिर पार्लियामेंट के पास भी इसमें तरमीम का इख्तियार जो है वो ख़त्म हो जाता। क्योंकि बुनियादी आईनी ढांचा, जो एक अलग बहस है, बड़ी लंबी चौड़ी बहस है कि बुनियादी आईनी ढांचा अदालतों ने करार दिया हुआ है, जिसमें जो इस्लामी जमहूरी तशक्कुस, पार्लिमानी सिस्टम, अदलिया की आज़ादी और फिर इस्लामी अहकामात, इनमें इनको ख़त्म नहीं कर सकती तरमीम करके, या इनमें तरमीम नहीं कर सकती पार्लियामेंट जब तक कि वो मैंडेट लेके ना आए। वो एक लंबी बहस है, कानूनी बहस। बहरहाल ये बुनियादी आईनी ढांचे में ये शामिल है। तो वो बाकी जजेस तो इसमें कायल ना कर सके वो जो करने वाले हैं। लेकिन अज़मत सईद साहब ने एक इज़ाफ़ी नोट दिया था, और उन्होंने ये लिखा था कि जनाब ये जो 62(1)(f) है ना, सादिक और अमीन वाला, ये इस्लामी इक़्तिदार से लिया गया है। अगर बाकी जज भी इससे इत्तेफ़ाक कर लेते तो पार्लियामेंट भी इसमें तरमीम नहीं कर सकती थी। बहरहाल पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो जनाब इसको कह दे कि जनाब एक मरतबा के लिए होता है, आइन में तरमीम कर ले। बल्कि कुछ ऐसे भी हैं, हमारे अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर, कानून आइन को समझते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शंस एक्ट में भी अगर तरमीम करके लिख दिया जाए कि जहाँ ये है कि कहीं मुद्दत नहीं दी गई, तो उससे मुराद 2 साल, 3 साल, 5 साल या एक मरतबा नाअहली है। तो वैसे भी ये अहलियत से मुतल्लक है, नाअहली वाला तो 63 है, ये 62 है, इसमें एक और बहस हो सकती है। बहरहाल बात ये हो रही थी कि नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा, नहीं होगा। इससे फ़ायदा अगर होगा तो इमरान खान को होगा, क्योंकि इमरान खान की नाअहली का केस भी इलेक्शन कमीशन में है। अगर इलेक्शन कमीशन उन्हें ताहजात नाअहल कर देता है और फैसलवाड़ा वाला केस में ये सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि 62(1)(f) के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी को ताहजात नाअहल कर सके, तो फिर इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा, नवाज शरीफ को नहीं होगा। क्योंकि नवाज शरीफ वाला जो बेंच था, सॉरी नवाज शरीफ वाला नहीं बल्कि जो ताहजात नाअहली वाला जिसने तशरीह की थी 62(1)(f) की, 5 रुकनी बेंच जिसका मैंने बताया था, वो 5 रुकनी बेंच था और खालिसतन इसी काम के लिए था 61(f) की तशरीह। ये जो बेंच है ये 3 रुकनी है। अगर उस तशरीह को तब्दील करना है जो 5 रुकनी बेंच ने की थी साकिब निसार वाले ने, तो फिर कम से कम 5 रुकनी बेंच या फुल कोर्ट को बैठना पड़ेगा। वो अगर कह देते हैं कि 62(1)(f) का मतलब एक दफा नाअहली है, तो फिर वो उस नौयत जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन ये बेंच 3 रुकनी जो बेंच है फैसलवाड़ा वाला, इसके फैसले का मियां नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं होगा। अगर फायदा होगा तो इमरान खान को होगा। अगर वो कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था, तो फिर इमरान खान पे भी उसका इतलाक होगा। मियां नवाज शरीफ को अदालत ने डिक्लेयर किया हुआ है,
وہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ پاناما میں سے کاما نکالا ہے، جو بھی کیا ہے انہوں نے، لیکن وہ عدالت نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اور ان کو جو عمران خان کی فوری نااہلی کا جو معاملہ متوقع ہے، جس کا امکان ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن توشہ خانہ والا کیس، جو فیصلہ محفوظ ہے، یہ والا معاملہ۔ اب آتے ہیں جناب مریم نواز شریف صاحبہ، وہ لندن چلے گئی ہیں، ان کا پاسپورٹ بڑے عرصے بعد 3-4 سال بعد اپنے والد صاحب سے ملاقات ہوگی۔ جب ان کے والد صاحب گئے ہیں یہاں سے پاکستان سے بیماری کی حالت میں علاج کے لیے، تو اس کے بعد انہوں نے کوشش کی تھی ایک دفعہ جانے کی، لیکن وہ نہیں جا سکی تھی، پاسپورٹ والا معاملہ تھا ان کا، اور پھر وہ بینچ بوجھ بنتے رہے، درخواستیں واپس ہوتی رہیں، آتی رہیں، جاتی رہیں۔ یہ ہوتا پتہ کیا ہے، یہ اگر کسی کے ساتھ کو رعایت کرتے ہیں نا، وہ بڑے ظالم لوگ ہیں یہاں پہ۔ تو وہ جب یہ پوری فیملی جلا وطن تھی تو حمزہ شہباز پاکستان میں تھے، ایک تو ان کی بزنس وغیرہ کی وہ دیکھ بھال کرتے تھے، دوسرا وہ ضمانت کے طور میں پاکستان میں رکھا گیا تھا کہ اگر وائلیشن ہوتی ہے تو پھر ان کو بیچاروں کو جیل میں ڈال دیتے تھے کچھ اور۔ تو مریم نواز کے حوالے سے بھی مجھے اس وقت یہ لگتا تھا کہ جب وہ ان کے پاسپورٹ کی واپسی میں کوئی نہیں ہونی چاہیے تھی ایسی بات، لیکن کیونکہ کیس ہی کوئی نہیں تھا، اب بھی وہی عدالت ہے نا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید وہ مریم کو پاکستان میں ضمانت کے طور پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں، وہ قابو نہیں آئے۔ دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا انہوں نے، مریم نے بھی، نواز شریف نے بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، تو پھر اس کے بدلے میں ظاہر ہے صبر کا پھل جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب گئی ہے مریم نواز وہاں، ایک تو کل انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی، اور اس میں عمران خان کی جو انہوں نے کلاس لی ہے اور جو شرم دلائی ہے، شرم تو ان کو کیا آنی ہے عمران خان صاحب کو، بہرحال بندے کی تو کوشش ہوتی ہے کہ شرم آ جائے کسی کو۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری کچھ سرجری ہونی ہے، پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ میری سرجری ہونی ہے لیکن میں نہیں جا رہی، تو اب انہیں پاسپورٹ ملا ہے تو وہ جا رہی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا میری سرجری ہونی ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کرے، جب سوال پوچھا گیا ان سے کہ نواز شریف میرے ساتھ ہی وطن واپس آئیں، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اور اطلاع یہ ہے کہ پلاننگ کچھ ایسی ہی ہے کہ مریم نواز شریف اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، جیسے اسحاق وزیر اعظم کے طیارے میں گئے اور لندن گئے، اور وزیر اعظم کے ہی طیارے میں وطن واپس آئے، اسی طرح مریم نواز اور ان کے والد گرفتاری دینے کے لیے اکٹھے 2018 میں پاکستان واپس آئے، اور اب بھی امکان یہی ہے کہ دونوں اکٹھے ہی واپس آئیں گے اپنے حقوق کے ساتھ، سیاسی حقوق کے ساتھ، آزادی کے ساتھ۔ وہ ساری باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں کہ کیسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کیسے ختم ہوگا کیس اور کیا ہوگا، اس پہ کسی وقت بات کریں گے۔ اور یہ پلان یہ ہے، یہ وہاں رہیں گی، نومبر میرا خیال یہ وہاں گزار دیں گی۔ نومبر میں بہت سارے فیصلے بھی ہونے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا، 27، 28، 29 نومبر بڑا اہم ہویا کھڑا تھوڑے سامنے، تو یہ میرا خیال نومبر وہاں گزاریں گی، اور دسمبر، مڈ دسمبر تک ان کی واپسی ہوگی۔ اگر یہ مڈ دسمبر تک معاملہ جاتا ہے یا جنوری تک جاتا ہے یا نومبر کے بعد کسی وقت بھی، تو پھر نواز شریف صاحب اور مریم نواز دونوں اکٹھے واپس آئیں گے، اور وہاں جب کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کے بہت سارے لیڈران جو ہیں وہ لندن جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہوں گی، وہاں مشاورت ہوگی، ملکی حالات کا جائزہ لیا جائے گا، واپسی کے لیے دیکھا جائے گا کہ راہ ہموار ہے نہیں ہے، کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، واپس آنے میں کیا قباحت ہے، کیا مسائل ہے، یہ ساری چیزیں وہ وہاں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد ان کی واپسی جو ہے اس کے امکانات، جو اطلاع ہے جہاں سے، جو پلان ہے ایک طرح سے کہہ لیں، وہ کہہ رہے رف سا ایک پلان ہوتا ہے نا، وہ رف سا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس آئیں گے مریم نواز کے ساتھ، اکٹھے آئیں گے، اور پھر یہاں، اور ہاں ایک بات اور جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بدل چکی ہوگی، وہ یہ اب وہ تہیہ کیے ہوئے ہیں نون لیگ والے، پی ڈی ایم والے، کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے
या नवाज शरीफ को वापसी पे जो तोहफा देना है या वापसी से कबल जो तोहफा देना है, वो पंजाब हुकूमत तब्दीली, पीटीआई वालों की हुकूमत नहीं होगी। परवेज़ इलाही कहीं फिट बैठते हैं, नहीं बैठते। परवेज़ इलाही साहब का कोई नहीं पता होता, वो बस वो बेपेंदे के लोटे से बने हुए हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। अब जो मैंने रफ़ सा प्लान जो इनका है, वो गोशगुज़ार किया है कि नवंबर के बाद वापसी होगी और फिर नवाज़ शरीफ की वापसी मरियम के साथ, इसके इम्कानात कह लें आप आ रहे हैं यार, उनके साथ ही आएँगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।